हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बरजातिया में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर इन वन शॉट, एंड दिस वन शॉट कंटेन्स होल थ्योरी एंड होल न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कौन से होंगे? इट विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस, एडवांस एज वेल एज नीट। तो आज के लेक्चर में आप लोग ये कुछ 7 से 8 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, फिर डी ब्रॉगली और हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, देन अबाउट क्वांटम नंबर्स एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर टॉपिक पे आपको जितनी थ्योरी रिक्वायर्ड है एज पर योर मेंस, एडवांस एंड नीट, एज पर एज योर बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी, वो सब आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और हर टॉपिक के बाद PYQs आपको सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखना, आपके हाथ में कॉपी, पेन, ये सब होना चाहिए। तो स्टार्टिंग आउट ऑफ विथ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको ये सारे बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स आपको बुक में दिखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हुआ, और फिर डिस्कवरी ऑफ एनोड, उसमें हम लोग ने परफोरेटेड कैथोड ली। उसकी आप यकीन मानो एक रीडिंग ले लोगे, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी। उस पर बेस्ड कभी कोई आप PYQ उठाकर देखोगे तो नहीं मिला होगा। हाँ, एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, उस पर बेस्ड एक आध बार क्वेश्चन आया है, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर हाल इंट्रोडक्शन में फिर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सीधा मुद्दे की बात करनी है अपने को, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको साइंटिस्ट का नाम जरूर पता होना चाहिए, है ना, JJ थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने करी थी? गोल्डस्टीन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करा था? चैडविक। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था? रदरफोर्ड। इनमें इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड इसका चार्ज कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका प्रोटॉन का सेम होता है, लेकिन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। कभी कभार छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में इन वैल्यूज का जरूरत पड़ता है, और एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको इतना तो आता होगा, ठीक है। जैसे गर्ल्स के लिए दे नो कि पापा की परी तो मैं हुई। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या बहुत अच्छा होगा कि मैं जैसे जैसे नोट कर रहा हूं आप नोट्स बना लो। ये आलसी लोगों के लिए है स्क्रीनशॉट वाला जमाना। स्क्रीनशॉट लेकर वो किस फोल्डर में चला जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। फिर कहीं पे किसी दूसरे टीचर का यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे, उसका स्क्रीनशॉट लोगे, वो भी तुम एक किनारे रख दोगे। एक पे विश्वास करके एक के नोट्स बना लो, सीधी बात खत्म। हर कोई तुम्हें वही चीज पढ़ाएगा, कुछ अलग से नहीं हो जाएगा। मैं जो मास ऑफ प्रोटॉन बता रहा हूं वहीं दूसरा यूट्यूबर भी बताएगा, वहीं तीसरा भी बताएगा, वहीं चौथा भी बताएगा। कोई नया नहीं है, इट्स जस्ट कि आप किससे कंफर्टेबल है। नेक्स्ट, अगर मान लो ये एक एलिमेंट है ना, इट इज अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट। उसके नीचे जो यहां पर लिखा होता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और यहां पर जो लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर। और जो आपका एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली जो आपका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे मान लो बेटा आपके पास यहां पे ये नाइट्रोजन लिखा है, तो नाइट्रोजन में यहां 7 होता है, यहां 14 होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, आप कहोगे 7। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7 + 7। मास नंबर या एटॉमिक मास कितना है, 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि 14 - 7। कमिंग ऑन टू सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये सब क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक एक मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, लाइक एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स which have same atomic number but different atomic mass. Atoms of same elements having same atomic number but different atomic mass. Example: hydrogen, deuterium and tritium, 11, 12, 13। तो यहां पे एटम्स आप सेम एलिमेंट्स के देख रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनका सेम एटॉमिक नंबर है 1 1 1, लेकिन इनका एटॉमिक मास या मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। यू कैन ऑल्सो टेक दी अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन, Cl35 एंड Cl37। ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। यहां पे आप देख लो कि मास नंबर अलग है लेकिन एलिमेंट्स, एटम्स सेम है। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, C12, C13, C14, ये रेडियो एक्टिव होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटम्स हैं, और मास नंबर पे अगर गौर करोगे तो वो सारे के सारे अलग अलग हैं। आप सबको समझ में आ रही है बात? पक्का? किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अभी के अभी लाइव चैट में मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। आइसोटोप्स का ही एक भाई है जिसका नाम है सेकंड वन, आइसोबार्स। क्या होता है आइसोबार्स? सेम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये जो होते हैं ये एटम्स होते हैं लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के। अब डेफिनेशन एकदम उल्टी होगी अगर गौर करना आप लोग। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर यहां था, यहां पर क्या होगा, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यहां पे क्या था, पर डिफरेंट एटॉमिक मास, यहां पर होगा बट सेम एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? सिंपल सी डेफिनेशन है, लोअर क्लासेस में भी देखी होंगी आपने। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरे दोस्त का नाम है अर्का, ऐसे याद रखता हूं, अर्का। अर्का में यहां पर आप देखोगे इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 है, ये 20 है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। लेकिन इनके एटॉमिक मासेस की बात करें तो इट केम्स टू बी 40 40 40। तो the atoms of the different elements which have the different atomic number but they have the same atomic mass 40 40 40। नेक्स्ट टर्म जो आपको याद रखना है दैट आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स जैसे हो गए सिप्स। पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये एक ही पीरियड पे लाई करेंगे, सिप्स थर्ड पीरियड पे। सिप्स में इसका 14, 15, 16, ये 30, ये 31, ये 32। अब क्या आपको देख रहा है कि यहां पे एटॉमिक मास क्या सेम है? एटॉमिक मास क्या यहां सेम है? नहीं है। क्या यहां पे एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं है।
क्या यहां पर एलिमेंट्स ऑफ एटम सेम है? नहीं है, नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। तो आइसोटोन्स हमें क्या दिखला रहा है? आइसोटोन्स आपको दिखला रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करो। न्यूट्रॉन्स कैसे चेक करेंगे? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 30 माइनस 14 कितना होता है? 16। 31 माइनस 15 कितना हुआ? 16। 32 माइनस 16 16। यानी कि atoms of the different elements, atoms of the different elements which have same number of neutrons, which have same number of neutrons. Click it फटाफट। स्क्रीनशॉट्स या अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए। स्क्रीनशॉट तो मैं बता ही रहा हूं, आलसी लोगों का काम है। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट टर्म इसी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। नाम से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो यहां पर लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं, Mg2 प्लस F माइनस Na प्लस O2 माइनस। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11 और ऑक्सीजन का 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 में से 2 चले गए, अब कितने बचे? 10। 9 में 1 आ गया 10, 11 में 1 चला गया 10, 8 में 2 आ गए 10। तो ये डिफरेंट आयंस हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल दे आर इंटर रिलेटिंग विद ईच अदर। बाय व्हाट मीन्स? दैट दे आर कैरिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये 4 टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आइसोटोप्स। इसके अलावा 2 नए टर्म्स, आइसोस्टर्स एंड आइसोडायाफर्स, ये 2 भी आप नोट कर लीजिए। पहले जस्ट हैव अ नोट ऑफ दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 टर्म्स, आइसोस्टर्स एंड आइसोडायाफर्स। आइसोस्टर्स में क्या है? मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे टोटल इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं? 2 और 1, यानी कि ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। CO2 1 और 2, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, ट्राई एटॉमिक। इनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। अब इसके अंदर 7 होते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 प्लस ऑक्सीजन में होते हैं 8, यानी कि हो गया ये 22। कार्बन में होते हैं 6, इसमें होते हैं 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 होते हैं 22। तो कभी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ABCD में 2-2 पेयर्स दे देगा, कहेगा बताइए इसमें क्या रिलेशनशिप ट्रू है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या ये आइसोटोन्स हैं, क्या ये आइसोटोप्स हैं, क्या ये आइसोबार्स हैं, ठीक है, या आइसोस्टर्स हैं। तो आप लोग चेक कर लोगे ना, आइसोटोप्स में क्या पढ़ा था? आइसोटोप्स में क्या पढ़ा था कि भैया डिफरेंट नहीं, सेम एटम्स होते हैं, सेम एटम्स के साथ आपका जो वो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज ऑल्सो सेम, बट देयर इज द डिफरेंस इन द एटॉमिक मास। फिर हमने आइसोबार पढ़ा, आइसोबार में क्या पढ़ा कि डिफरेंट एटम्स होते हैं,
और डिफरेंट एटम्स में हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहा है लेकिन मास नंबर सेम हो रहा है। फिर हम लोग ने आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोन्स जहां पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और उसके बाद आइसोस्टर्स एंड नाउ इज आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है, इसलिए यहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए गए हैं यूरेनियम एंड थोरियम इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। एटम्स हैविंग द सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, n माइनस p ऐसे याद रखना, n माइनस p जिसका सेम होगा दैट बिलोंग्स टू आइसोडायफर्स। तो 238 माइनस 92 करो 238 माइनस 92 ये आएगा 146, ठीक है। फिर 146 में से 92 ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो 146 में से आप जब 92 को घटाते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 54। उसी तरीके से 234 माइनस 90 144, और 144 में से 90 को घटाओ यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट केम्स आउट टू बी 54। तो n माइनस p जिसका सेम होता है जिन मॉलिक्यूल्स का, दैट इज रिगार्डेड एज आइसोडायफर्स। अब इन इंपॉर्टेंट 6 टर्मिनोलॉजीज के बाद आपके पास अब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। यहां पर आप लोग पढ़ोगे साइंटिस्ट जगत में कुछ लड़ाइयां हुई थी। एक्चुअली में हुआ क्या कि एटम में सब कुछ अब ढूंढ चुके हैं ये लोग, है ना, तो अब इन लोगों के पास क्या खुरपेची करने को कुछ है नहीं, और इन लोगों को बिना इन्वेंशन के या डिस्कवरी के ये लोग रह नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ इनको चाहिए जीवन में कि अब हमें ये करना है या हमें वो करना है। तो अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर साइंटिस्ट लोग इस बात पे बहसाबाजी कर रहे हैं कि जो मैटर है, ये जो रेडिएशंस हैं, इनमें किस तरीके का नेचर है, क्या पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे लाइट, जैसे रेडिएशंस, इनके अंदर किस तरीके का नेचर है, आर दे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, क्या नेचर फॉलो कर रही हैं। पार्टिकल नेचर है तो मतलब वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, और अगर वेव नेचर है तो मतलब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। क्या है ये, जैसे सूरज की रोशनी बाहर जाओ आपको गर्मी महसूस होगी, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किस तरीके की, पता नहीं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपने गैस जलाई, आपको हीट महसूस हुई, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेव फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं हीट महसूस हो रही है, ये बात मैक्सवेल ने कही थी, लेकिन कौन सी है पता नहीं। सर्दियों में हीटर, रॉड जलाते हो गर्म हो जाती है, आप तक हीट पहुंचती है, आप उसको डायरेक्टली छू नहीं रहे हो, हीट पहुंच रही है, लेकिन किस तरीके का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली वेव्स फॉर्म में फ्लो करती हैं, और ये बात मैक्सवेल ने बताई थी। लेकिन उससे पहले का सिनेरियो ऐसा था कि न्यूटन आया। अच्छा, हेडिंग डाल लो, इसकी हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से इसने ये बताया कि जो हमारा रेडिएशन होता है या जो हमारा लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर फॉलो करता है। अच्छा, कोई भी सही नहीं, कोई भी गलत नहीं, सबके अपने अपने देखने के नजरिए थे, सबकी अपनी अपनी गणित थी, कैलकुलेशन थी। तो न्यूटन ने इस चीज को जस्टिफाई किया बाय यूजिंग द एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन and refraction of light. अच्छा, we are not getting into the details of the physics part of reflection आपको पता है। ये न्यूटन ने कहा कि ये जो तो प्रोसेस होते हैं लाइट के, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बाद उसने बात करी कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते हैं लाइट के, जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो पार्टिकल नेचर फॉलो करते हैं। और इसी थ्योरी को इसने कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोला। कॉर्पस्कुलर मींस पार्टिकल।
लेकिन न्यूटन की बात से एक आदमी सहमत नहीं था और उसका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा कि नहीं यार, जो आपकी लाइट होती है दैट हैज द वेव नेचर, वो वेव नेचर फॉलो करेगी। अच्छा, इसको एक तकड़ी इंट्यूशन थी कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर नहीं हो सकता, वेव नेचर होगा। कभी कभार होता है ना कि हमारे दिल जहन में बात होती है लेकिन वो जुबान तक नहीं आ पाती, जुबान। तो हाइगेंस के पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, उसके पास इंट्यूशन थी, उसके दिल में एक बात थी लेकिन वो जुबान तक ला नहीं पा रहा था। वो समझ रहा था कि कुछ लोचा है लेकिन उस लोचे को वो नाम नहीं दे पा रहा था, एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा था। तो उसके लफ्जों को जुबान दी थॉमस यंग ने। थॉमस यंग ने कहा कि यार देखो, ये हाइगेंस की जो बात है वो बिल्कुल सही है कि लाइट के पास वेव नेचर ही है। और इसने इस चीज को, जैसे न्यूटन ने इन दो प्रोसेस ऑफ लाइट के प्रूफ किया ना कि इसके अंदर पार्टिकल नेचर है, वैसे थॉमस यंग ने लाइट के ही दो प्रोसेस उठाए। वन इज नोन एज डिफ्रैक्शन एंड अनदर इज नोन एज इंटरफेरेंस। और कहा कि यार नहीं, देखो ये वेव नेचर फॉलो करते हैं। डिफ्रैक्शन पे एक्सपेरिमेंट तो बाद में भी किए गए, जर्मर एंड डेविडसन ने, तो बाद में पता चला कि यार उनके अंदर वेव नेचर होता है सही में। थॉमस यंग ने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का सहारा लेकर यह कहा कि लाइट के अंदर, रेडिएशंस के अंदर वेव नेचर होता है, दे फॉलोज वेव नेचर, कंटिन्यूअस पाथ। तो अब क्या है, यहां पे दोनों के बीच में हो रही है घमासान लड़ाई। अब इस बात को, न्यूटन की बात को गिरा दिया जब मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट आया। मैक्सवेल ने कहा आप सब लोग सही कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो वेव नेचर ही फॉलो करती हैं। जबकि इन गधों को ये नहीं पता कि आगे चलकर ये पता चलेगा कि जो रेडिएशन है, या जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इन सब के अंदर डुअल नेचर होता है। यानी कि पार्टिकल नेचर भी फॉलो करेंगे और वेव नेचर भी फॉलो करेंगे। लेकिन अभी क्या है, लड़ने दो इन लोगों को, अपना क्या जाता है। हाँ, तुम लोग का जाता है क्योंकि तुम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये है वेव नेचर। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पहले तुम मतलब समझो क्या है। ऐसी रेडिएशंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, दोनों प्रोड्यूस करती हो और दोनों प्रोपोगेट करती हो। आहा, क्या बात है, नाम में ही इसका पूरा भावार्थ छुपा हुआ है। इसने कहा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल moves under acceleration, it produces या it transmits electric and magnetic field, which are perpendicular to each other. Which are perpendicular to each other. और जिन रेडिएशंस के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करके ट्रांसमिट करते हैं, दैट आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। आप लोगों ने ये जरा ऊपर वाला पोर्शन कॉपी कर ही लिया होगा, इसको मैं जरा हटाता हूं और एक डायग्राम बनाता हूं। इसको बोलते हैं घिसाई। अब यही स्मार्ट बोर्ड होता तो टक 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 नेक्स्ट स्लाइड हो जाती। तो ये मान लिया कि आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। x एक्सिस में क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यहां से प्रोपोगेट करेगी वेव्स, रेडिएशंस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन।
यहां पर इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये परपेंडिकुलर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर दिखा दिया इसके। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये भावनाओं को समझ लो ना, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों एक्स एक्सिस के यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट अलोंग द डायरेक्शन एक्स एक्सिस, और ये किसके थ्रू होती हुई आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो बट ऑब्वियस की बात है, दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर शामिल होंगी, तभी इन रेडिएशन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रॉपर्टीज हों। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर ईएमआर पे कुछ 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल with the speed of light। दूसरा, they can travel in vacuum, यानी कि इनको अपने मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन के लिए, इनको अपने प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। सो दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस चूंकि वेव नेचर फॉलो कर रही हैं, तो हमको वेव से रिलेटेड हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का ज्ञान होना चाहिए, और वो क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे ये वेव है, ठीक है, ये एक वेव है। वेव में ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको ट्रॉ बोलते हैं। कंसेक्यूटिव दो क्रेस्ट या दो ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा बोलते हैं। ये दो क्रेस्ट हैं या ये दो ट्रफ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। तो देयर इज वन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसका नाम क्या है, वेवलेंथ। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। इसकी यूनिट क्या होती है, इट कैन बी मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एमस्ट्रॉन्ग, माइक्रोमीटर एक्सेट्रा। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो। नेक्स्ट कम्स द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट। ये स्मॉल स्मॉल टर्म्स अभी काम आएंगे। एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया, एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रो। हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रो। There comes the second term, amplitude. Height of the crest or depth of trough. चूंकि लंबा लेक्चर है इसलिए मैं वो स्लाइड्स के थ्रू ना करके मैं आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट में बोर्ड में पढ़ा रहा हूं। इससे आई थिंक कि बच्चे का कनेक्टिविटी टीचर के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, बेहतर होता है, और बच्चे को ज़्यादा समझ में भी आता है। तो समझ में आ रहा है तो हिट लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू जस्ट गो टू हेल। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये आपने, ये हटा देता हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपने बना लिया होगा। जो तीसरी डेफिनेशन आती है या जो टर्म आता है वो है फ्रीक्वेंसी। ये हम सारे टर्म्स किसके रिलेटेड पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बता रहे हैं कि वो वेव नेचर का है, तो वेव से रिलेटेड, वेव से संबंधित कुछ बातें याद करवा रहा हूं आपको। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को ना न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यू। क्या होता है, टोटल number of waves passing through a point
इन 1 सेकेंड। और न्यू का फॉर्मूला होता है c बाय लैम्डा। यहां पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। एक टर्म और आपको याद रखना है, वो टर्म क्या है? वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। फोर्थ हेडिंग डालो बच्चों और लिखो वेव नंबर। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार। इसकी दो डेफिनेशंस है। इट इज रेसिप्रोकल टू लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल है उसको वेव नंबर कहते हैं। या टोटल नंबर ऑफ वेव्स passing through 1 centimeter distance। passing through 1 centimeter, जो waves है passing through 1 centimeter length along the direction of propagation। आपने सबसे पहले देखा वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो, एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ द क्रेस्ट और ट्रो, फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या पर सेकेंड, डिनोट करते हैं न्यू से। नेक्स्ट है वेव नंबर न्यू बार। न्यू बार क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, या जो वो वेव्स जा रही हैं वेव्स, इसका ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से कितनी टोटल नंबर ऑफ वेव्स जा रही हैं, दैट इज द वेव नंबर। टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जैसे ये है, इस साइड से ऐसे जा रही है, ठीक है। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला जरूरी लिख लेना। अब इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कैसे होंगे अभी मैं आपको दिखलाता हूं। फर्स्ट यू जस्ट कॉपी ऑल दीज पॉइंट्स एंड अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम लोग कहां पर पकड़कर कहां पे नापते हैं, कहां दबोचते हैं उनको। हर चीज को नापने का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, एक स्केल होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो स्केल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या हो गया? एक पैटर्न। जैसे आप अगर लाइट को पास करें प्रिज्म के थ्रू तो आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है कलर्स का, वही कुछ वैसा ही स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब सर यहाँ पे क्या कलर से रिलेटेड है? ना 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 ना। स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पे एक पैटर्न होगा, एक फिक्स पैटर्न होगा जिससे रिलेटेड आपको पता चलेगा कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उसको हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे फॉल करवाएंगे तो उसकी कितनी वेवलेंथ है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से हम जज कर पाएंगे कि वो किस रीजन को बिलोंग कर रहा है। तो जैसे आप हेडिंग डालिए यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू, किस बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से करो या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करो, बात कहना तो एक ही रहेगी ना। हाँ सर, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले कॉस्मिक रेज,
then comes gamma rays, then comes x-rays, then come ultraviolet rays, then comes visible region. अब विजिबल रीजन क्या होता है? वही जो तुम्हारी आंखों को दिख सकता है, जिसके अंदर विबग्योर है, जिसकी वजह से आपको दुनिया सतरंगी दिखाई देती है। विजिबल के बाद है इंफ्रारेड, देन कम माइक्रोवेव्स एंड देन कम रेडियो वेव्स। तो आपको इसके इनिशियल्स याद करने हैं। सी फॉर कल्लू, जी फॉर गुप्ता। कल्लू गुप्ता एक्सरे कराने गया, एक्सरे कराता तो बच जाता, लेकिन वो अनपढ़ था, जाहिल था, गांव का आदमी था। उसने क्या करा लिया? यूवी करा लिया अपना। बताओ, यूवी करा लिया। तो यूवी में ये 3 टर्म्स आ गए, यूवी, तो वो मर गया। कल्लू गुप्ता एक्सरे कराता तो ठीक रहता, लेकिन उसने यूवी करा ली तो मर गया। बात समझ में आई? पक्का? यहां तक कोई डाउट है? देख लो, यहां तक कोई डाउट है? किसी को लाइव चैट में कुछ भी कमेंट करना है तो आई एम देयर टू सपोर्ट यू। मैं आपका सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। कुछ भी पूछना हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहां तक इस टॉपिक पर बेस्ड, तो आप कमेंट डाल सकते हो। कल्लू गुप्ता एक्सरे कराने गया तो ठीक रहता, लेकिन इसने यूवी करा ली तो वो बेचारा मर गया। ओके, अब आगे चलते हैं। विजिबल रीजन में ही आपको ये विबग्योर दिखाई देता है। विजिबल रीजन के अंदर ही आपको विबग्योर, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स दिखाई देते हैं और आपकी आंखें सिर्फ इसी तक सीमित हैं। इसके ऊपर, इसके नीचे आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन सब की अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अगर ये सबकी अलग अलग है तो विजिबल रीजन के अंदर ये जो कलर्स अरेंज्ड हैं, यानी कि इन कलर्स की भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। इस बात को नोट करना और ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी अगर बदलती है तो कलर भी बदलता है। समझ में आ रहा है ना इस चीज से? अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगी, तो कलर भी बदलेगा। इस बात का ध्यान रखना। अब चलो बच्चों, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, विच इज नथिंग बट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। असली में चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। तो अब आप ये सोचोगे सर इतनी देर क्या वेस्ट करा दिया हमारे? नहीं यार, वो ये चीज़ें जो तुम लोगों ने सीखी हैं वो बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधी लाइन तो हर कोई बनाता है, टेढ़ी लाइन बनाकर दिखाओ तुम्हारे, जैसे हमने बनाई। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि मान लो ये कोई सरफेस है। इस सरफेस में जब आप कोई लाइट पार्टिकल्स डालते हैं या लाइट इंसिडेंट डालते हैं या कोई रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं इस सरफेस के ऊपर, तो इट डज नॉट फॉलो द कंटिन्यूअस पाथ। इट डज नॉट फॉलो द कंटिन्यूअस पाथ। ये कंटिन्यूअस पाथ है ना, इट फॉलोज डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। अब ये अगर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म अगर इसने वर्ड बोल दिया है, यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है या पार्टिकल नेचर के साथ इसका लेना देना है, जो न्यूटन ने कही थी बात। तो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इफ any light is incident on any surface, then it should be in the discontinuous form and in the form of small energy packets. And in the form of small energy packets which are called quanta or quantum. तो ये आप ये लोग जो पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न क्या है बच्चों? ये डिसकंटिन्यूअस पैटर्न है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। और ये छोटी छोटी चीजें क्या दिख रही हैं आपको? इनको बोलते हैं स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। इन्हीं स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्या कहा जाता है? क्वांटा या क्वांटम। अच्छा, एक बात और, चूंकि ये रेडिएशन है तो रेडिएशन के केस में ये स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है या क्वांटम कहा जाता है। अगर यही तुम रेडिएशन ना लेकर लाइट लेते
तो इन्हीं स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को फोटॉन्स कहा जाता। तो जब आप किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, which have the small energy packets which are called quanta or quantum. Some of them will get absorbed and some of them get radiate back. Some of them will get absorbed and some of them get radiate back. तो ये जो रेडिएट हो रही है इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसकी कोई एनर्जी होगी और वाइस वर्सा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, the energy of incident photons या quantums, energy of incident quanta is directly proportional to its frequency. E is directly proportional to its frequency. ये इसका पहला पॉस्टुलेट है। और जब अब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इतिहास गवाह है कि इज इक्वल टू आता है, साथ में कांस्टेंट आता है। लीजिए भाई साहब, आ गया। ये जो कांस्टेंट आया है इस H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और उस प्लैंक्स कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, क्या होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। H प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू याद करना, यूनिट याद करना, जूल सेकेंड होती है, जूल पर सेकेंड नहीं होती। 10 टू -34 होता है, 10 टू पावर 34 नहीं होता है। H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वर्ड याद रखना। अब अगर एक रेडिएशन गिराई है तो फॉर्मूला E=H न्यू है, और अगर हम खूब सारी गिराएंगे तो क्या होगा? E=NH न्यू हो जाएगा। यहां पे N क्या है? N = नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहां पे N की कोई वैल्यू है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो N टाइम्स हो रहा है। अब यार ये एनर्जी यहां से हमको समझ में आ रहा है कि एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है। ये वर्ड जरा ध्यान रखना। इस फॉर्मूले से हमें यह पता चल रहा है कि एनर्जी ऑफ दिस इंसिडेंट फोटॉन्स और रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड वर्ड अभी आगे और भी सुनोगे आप 1-2 बार। क्वांटाइज का मतलब जब किसी आप चीज को एक फिक्स्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 1 टाइम कर दो, अब इसी का दुगना कर दो, 2 टाइम्स, तिगना कर दो तो 3 टाइम्स। क्वांटाइज मतलब आप जैसे किसी दुकानदार के पास जाते हो और उससे कहते हो भैया 1 चॉकलेट दे दो, फिर कभी जाते हो कहते हो भैया 2 चॉकलेट दे दो, 3 चॉकलेट दे दो। क्या कभी कहते हो 2.5 चॉकलेट दे दो? भैया 2.5 चॉकलेट दे दो। भैया 3.5 चॉकलेट दे दो। भैया 3.123 चॉकलेट दे दो। नहीं, आप जो चॉकलेट मांगते हो वो क्वांटाइज्ड वे में मांगते हो, है ना। पता चले तुम गए आज दुकान, भैया हमको चॉकलेट दे दो, भैया डेयरी मिल्क दे दो, डेयरी मिल्क सिल्क दे दो, भैया कितनी चाहिए? भैया ऐसा करो 3.25 दे दो। आज हम क्वांटाइज नेचर फॉलो नहीं करेंगे। मारेगा लप्पड़ मुंह में, कहेगा भैया चल निकल, टाइम पास करने आ गया। तो क्वांटाइज नेचर मतलब व्हेन यू आर डीलिंग विद 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। So what is Planck's quantum theory in short? Planck's quantum theory says that when any light ray is incident on the surface, it should be in the discontinuous form and in the form of some small energy packets which are called quanta. Radiations are the word quanta, and if you are taking as a light, then this world should be replaced with photons. उसमें से कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ रेडिएट बैक करेंगी। जो रेडिएट करेगी उसकी कुछ एनर्जी होगी, जो डाल रहे हो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, या वाइसी वर्सा, जो आप डाल रहे हो उसकी कुछ एनर्जी होगी, जो निकल रही है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स और इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएटेड फोटॉन्स। तो E=H न्यू आया जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन वहां से हटाया। H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू -34 जूल सेकेंड। ये एक के लिए। अगर मान लो खूब सारी गिरा देंगे तो हम E=NH न्यू लिखेंगे, और यहां से पता चला कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है।
अभी देखो ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, अभी आपने पढ़ा इसका फॉर्मूला क्या होता है, c बाय लैम्डा, तो E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, ये भी तो हो सकता है फॉर्मूला। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर पिछले साल जेई और नीट में किस तरह के क्वेश्चंस थे, चलिए आइए देखते हैं। So let's solve some questions regarding what we have been taught right now. So first question is, if the energy of a photon is given as 3.03 into 10 to the minus 19 joule, then the lambda of the photon is, straight away आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है नीट 2000 में। यहां पर आपको E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा का प्रयोग करना है। एनर्जी आपको हमेशा जूल पर एटम के हिसाब से ही दी होगी, 3.03 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, H 6.26 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, C 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। क्लियर है? बस यहां पे मुद्दे की बात क्या फंस रही होगी बच्चों, खुद सोच के देखो। इतना आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है, मामला कहां फंस रहा है? ऑप्शन देखो, 65.6, 0.656, 656, 6.56। तो लोचा हो रहा है सिर्फ कैलकुलेशन को लेकर। आप कैलकुलेशन करिएगा और इसका सही आंसर ढूंढिएगा। द आयन दैट इज आइजो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। आइजो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है? मतलब ऐसी स्पीसीज जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन पे होते हैं 6, ऑक्सीजन पे होते हैं 8, और 6 और 8 14 होते हैं। पहले ऑप्शन से चेक करो, कार्बन पे होते हैं 6, नाइट्रोजन पे होते हैं 7, 6 और 7 13, एक आ गया 14, यानी कि यस, सेकंड का ए ऑप्शन। नीट 1997, लेकिन इसके बाद भी 2005-2006 में एक बार फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे क्वेश्चन पूछा गया था। O2 प्लस का मतलब हो गया जैसे 8 दूनी 16 में से एक चला गया तो 15, मैच नहीं कर रहा। 8 दूनी 16 में एक आ गया 17, 7 दूनी 14, 14 में एक चला गया 13, तो सिर्फ Cn माइनस CO के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। The energies E1 and E2 of the two radiations are given 25 electron volt. Electron volt, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the minus 19 joule. अगर आगे चलकर कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना। एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो, ठीक है। तो E1 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E2 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द रिलेशनशिप बिटवीन दियर वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 विल बी, स्ट्रेट अवे रिलेशनशिप का मतलब दोनों को डिवाइड करना है। H और C तो हर केस में कांस्टेंट ही रहेगा ना यार। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या कभी बदलेगी? नहीं। क्या स्पीड ऑफ लाइट कभी बदलेगा? नहीं। यानी कि SC बाय लैम्डा 1, SC बाय लैम्डा 2, ये SC कट गया। E1 आपको क्या दिया है? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया 1/2, यानी कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा 2। आइए एक IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, जस्ट हैव अ नोट ऑफ दिस। अच्छा, इससे पहले मैं मूव करूं, आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, द फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर क्या आप लोगों ने निकालने की कोशिश करी? और अगर नहीं करी तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द ऑप्शन C, 656 नैनोमीटर। तो यहां पे बस कैलकुलेशन का लोचा हुआ नहीं कि आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, AIEEE या JEE 2010 का है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ CCl बॉन्ड्स इन Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से इस तरह से जुड़े रहते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए, उसके 1 मोल को तोड़ने के लिए 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये जो Cl2 है ना, Cl2 में ये Cl एटम है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए।
कह रहा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल सीसी बॉन्ड इज, ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज 242 किलो जूल पर मोल। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, उसमें एनर्जी का यूनिट जूल पर एटम के हिसाब से होता है। यहां किलो जूल पर मोल है, तो किलो जूल पर मोल को जूल पर एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? पहले किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो। अब पर मोल यानी कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अब E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा भी होता है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर कर दो, लैम्डा आ जाएगा। तो 242 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू एच 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू सी यानी कि 3 इंटू 10⁸ बाय लैम्डा। अब जो बचा है वो सिर्फ कैलकुलेशन बची है, कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन डी आएगा। 494.5 भी आ सकता है, 0.3 भी आ सकता है, मतलब इन चार ऑप्शंस में 494 के करीब आंसर आएगा। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस Cl2 के Cl के बीच को बॉन्ड तोड़ने के लिए, वो एनर्जी हम एक Cl2 मॉलिक्यूल को दे रहे हैं, यानी कि एक सरफेस पर हम लाइट रे गिरा रहे हैं, एक एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं। तो जब हम एनर्जी इंसिडेंट करते हैं किसी भी चीज पे, वो किससे एसोसिएटेड होती है? E इक्वल टू एच न्यू के। और वो एनर्जी क्या काम करेगी? Cl के बॉन्ड को तोड़ देगी। इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वेट किया है। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो तो मैंने आपका आंसर दे दिया। ठीक है, उठ रहा था ना? वेरी गुड। नहीं उठ रहा था तो मैंने उठा दिया। नेक्स्ट देखो, 100 वॉट बल्ब, तो ये इसकी पावर दी हुई है। यहां पे जो 1 वॉट होता है, वॉट, इट इज 1 जूल पर सेकेंड। तो 100 वॉट bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. तो देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक E इक्वल टू NHC बाय लैम्डा, इसमें E की जगह क्या रख देंगे? 100 जूल पर सेकेंड, HC पता ही रहता है, लैम्डा 400 नैनोमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। दूसरा मेथड ये है कि जब भी आपसे नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड पूछा जाए, अच्छा इसके अलावा ये भी पूछ सकता था रेट ऑफ एमिशन पर सेकेंड, रेट ऑफ एमिशन पर सेकेंड। तो चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, उसका फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एनर्जी, N इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी। अब पावर कितनी है? 100 जूल पर सेकेंड। तुम्हें नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड निकालने हैं ना, तो पावर अपॉन एनर्जी। अब एनर्जी कैसे निकलेगी? E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁸। लैम्डा कितना है? 400 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये जो वैल्यू आएगी मैंने कैलकुलेट करी थी, इट कम्स आउट टू बी 4.969 इंटू 10⁻−19 जूल। ये E आया। इस वैल्यू को यहां रख दो, जूल से जूल कटा, आंसर जो आएगा वो पर सेकेंड में आएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज, ऑप्शन होगा डी, 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड। तो आई होप आपको अभी तक का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि ये भी क्या है? पार्टिकल नेचर को बतलाता है। क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, जरा समझिएगा। हमने जैसे एक आयरन रॉड ली,
आयरन रॉड को हमने कहाँ पे डाल दिया, उसको भट्टी में डाल दिया, मतलब तगड़ा टेम्परेचर दे दिया, उसको हीट किया, तो आयरन रॉड कलर चेंज दिखलाएगी। कैसा कलर चेंज दिखलाएगी? जैसे पहले वो अगर डल रेड है, मैं ऐसा करता हूं, पहले इसको हटा देता हूं। हैव यू टेकन द नोट ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस? पक्का? ठीक है, टॉपिक डाल लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, ब्लैक बॉडी का जरूरी ये मतलब नहीं है कि वो काले कलर की होगी। अक्सर बच्चे इसके नाम से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है कि काली बॉडी ना। ब्लैक बॉडी को एक मतलब इस तरीके से सिंबलाइज किया गया है कि काला कलर होता है जो 100% एमिटर होता है और 100% रेडिएटर होता है। उसी तरीके से रेडिएशंस given by black body is called black body radiation। अब आप हंसोगे, कहोगे सर ये क्या है ना, बुक में यही डेफिनेशंस लिखी रहती है। रेडिएशन गिवन बाय ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अरे भाई, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? मतलब जो 100% एमिट करे और जो 100% एब्जॉर्ब करे, जो भी बॉडीज ये प्रॉपर्टी दिखाएगी उसको ब्लैक बॉडी का दर्जा दिया गया है। और ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन दी जाती हैं उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा गया है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने जैसे वहां ऊपर लिखा था, आयरन रॉड। आयरन रॉड को जब आप हीट करोगे, स्ट्रॉन्ग हीट, तो पहले इसका कलर डल रेड था, डल रेड से चेंज हो जाएगा डार्क रेड में। वेव थ्योरी यही कहती है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किसी भी कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो अभी तक तो ये वेव नेचर फॉलो कर रहा है, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ, ये डार्क रेड से ऑरेंज हो गया, ऑरेंज से येलो हो गया, येलो से वाइट हो गया, वाइट से फाइनली ब्लू हो गया। अरे यार, इट हैज अंडरगॉन अ 2-3 कलर ट्रांजिशंस, 2-4 कलर चेंज हो रहे हैं, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से वाइट, वाइट से ब्लू। अब अगर तुम विबग्योर देखो भाई, तो रेड कलर इनिशियल था, ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का कलर है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का कलर। तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी कि एनर्जी दे रहे हो, वो जाकर फाइनली समाप्त हो रहा है ब्लू कलर में, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कलर बदलेगा, यानी कि ये हम प्लैंक्स में ही तो घूम रहे हैं। यानी कि द ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड वाइस वर्सा। तुमने टेम्परेचर दिया यानी कि तुमने एनर्जी दी, तुम अगर एनर्जी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, इस फॉर्मूले के थ्रू। और ये फॉर्मूला कहां का है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का है। तो वही तो हो रहा है, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ पार्टिकल नेचर। कलर बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगी। तुम टेम्परेचर दे रहे हो, एनर्जी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, देखो लाल कलर से नीला कलर हो रहा है। तो समझ में आया, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आर दोज रेडिएशंस व्हिच आर एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। एंड व्हाट इज ब्लैक बॉडी? जो चीज 100% एमिट करे और 100% एब्जॉर्ब करे, एक ऐसी बॉडी जो 100% रेडिएशंस को एमिट करे और एब्जॉर्ब करे। ये क्यों आया? ये इसलिए आया ताकि ये बताए कि आखिर में पर्टिकुलर जो रेडिएशंस चीज है, जो लाइट है, जो मैटर है, जो रेडिएशंस है, वो तुम्हारा पार्टिकल नेचर फॉलो कर रही है कि वेव नेचर फॉलो कर रही है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ये पार्टिकल नेचर फॉलो कर रही है। अगर वेव नेचर होता तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटी बढ़ाता, यानी कि डल रेड से डार्केस्ट रेड हो जाता। ऑरेंज, येलो, व्हाइट, ब्लू का तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर कलर बदल रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी बदल रही है, और फ्रीक्वेंसी बदलना निश्चित है। क्यों? क्योंकि एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, फ्रीक्वेंसी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी, एनर्जी बदलेगी, वाइस वर्सा। यानी कि ये क्या है बेटा? पार्टिकल नेचर है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज जस्ट अ स्मॉल इलस्ट्रेशन टू justify the particle nature of the radiations which has been explained by the Planck's scientist। हटा दें भाई, ये हटा दें, ठीक है। नेक्स्ट,
एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्या है? क्या है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इजेक्शन ऑफ, इजेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना किसी का भी, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल under the influence of incident photons या रेडिएशन। यानी कि जैसे ये कोई मेटल है, ये मेटल का सरफेस है, आपने लाइट रे गिराई, मेटल के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन का एमिशन यानी कि इजेक्शन स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बट क्या ये बात इतनी ही सिंपल है जितनी हम ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं? नहीं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। और इस पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो कुछ ऑब्जर्वेशंस पाए गए। उन ऑब्जर्वेशंस को समझाया गया था आइंस्टीन के द्वारा। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये हर्ट्ज कर रहा है, और हर्ट्ज के अकॉर्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए थे जब इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे मैं बताता हूं, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किस मेटल को लेके कर रहा था? उस मेटल का नाम सीजियम है। आखिर सीजियम ही क्यों? क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन इंथैल्पी वाला अगर कोई मेटल है तो वो है सीजियम। हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, मतलब एल्कली मेटल्स को चुना गया, वो भी डाउन द ग्रुप वाले। तो पोटेशियम, सीजियम कैन बी टेकन एज द मेटल्स विच कैन बी यूज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन रुबीडियम नहीं ले सकते, महंगा होता है। उसका एक आइसोटोप 87 वाला, 85, 87 दो आइसोटोप्स होते हैं। तो इसका 87 वाला जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेयरली फाउंड होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो ऐसे ही नहीं तुम रुबीडियम को उठा के उसको एक्सपेरिमेंट करने के पर्पस पे ले आओगे। भाई अगर डाउन द ग्रुप चलते हो एल्कली मेटल्स में तो ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप को तो भूल ही जाओ, रेडियो एक्टिव है। क्यों सर रेडियो एक्टिव में ऐसा क्या होता है? अरे बेटा देखो ऐसा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तुम जब तक देखोगे तब तक वो निकल लेंगे, पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं वो लोग। यू कांट कैच दियर हाफ लाइफ पीरियड, यू कांट कैलकुलेट दियर डीके पीरियड। वो बहुत दिक्कत होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पकड़ना और उसको ऑब्जर्व करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना। तो फ्रेंडशिप तो भूल जाओ, बचा क्या? के आरबीसीएस। आरबी की मैंने बात बता दी, रेयरली फाउंड, एक्सपेंसिव एंड वन ऑफ इट्स आइसोटोप इज आल्सो हैव सम रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। बचा क्या? पोटेशियम और सीजियम। तो पोटेशियम और सीजियम में सीजियम बेस्ट है क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। अब अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो भैया कम से कम एनर्जी डालेंगे और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हो जाएगा हमारा, है ना। तो क्यों हम पोटेशियम लेकर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दें, या हम क्यों लिथियम और सोडियम का अपने ऊपर रिस्क लें? तो सीजियम लिया था। सीजियम लिया तो क्या हुआ? वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। कहां से? उसके आउटर मोस्ट शेल से। कब हुए? जब हमने कोई लाइट रे इंसिडेंट डाली। लेकिन फिर भी उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस मेजर किए। वो ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसे थे, फोटॉन्स इजेक्टेड, electrons ejected, electrons ejected depends upon minimum frequency of इंसिडेंट फोटोन और रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और रेडिएशन। मतलब आप कोई भी लाइट रे डाल दो किसी भी फ्रीक्वेंसी की और आप एक्सपेक्ट करो कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा नहीं होगा। सम
मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं, मिनिमम मतलब थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम, सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शुड बी प्रेजेंट इन द इंसिडेंट फोटोन या इंसिडेंट रेडिएशंस, तभी आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये मेटल सरफेस है, ये सीजियम है, तुमने एक लाइट इंसिडेंट गिराई किसी भी फ्रीक्वेंसी की, तो तुम सोचो कि यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल है ये करना। क्यों? क्योंकि वो लाइट जो आप इंसिडेंट डाल रहे हो, इट शुड हैव सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट शुड हैव सम मिनिमम क्राइटेरिया, इट शुड हैव सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन इट। अब ये क्या मतलब है कि मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा उसके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होने का ये कंसेप्ट कहां से आ गया? ये इसको खुद नहीं पता। ये कौन बताएगा? आइंस्टीन बताएगा। कब बताएगा? अभी आने दो, रुक जाओ। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये मेटल सरफेस है भाई, ये मेटल सरफेस है, यहां पे तुमने लाइट रे इंसिडेंट करी तो तर 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 इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हुए। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी, उसको क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स या रेडिएशन। ये तो वही इक्वल टू एच न्यू वाली बात हो गई ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी की आप इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं। एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स इंटेंसिटी। कितनी इंटेंसिटी की गिरा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किस फ्रीक्वेंसी की गिरा रहे हो उस पे काइनेटिक एनर्जी का फर्क पड़ता है। इंटेंसिटी मतलब समझ रहे? डल रेड की गिरा रहे हो कि डार्क रेड की गिरा रहे हो कि डार्केस्ट रेड की गिरा रहे हो, उससे काइनेटिक एनर्जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किससे प्रभाव पड़ेगा? किस फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन गिरा रहे हो, किस कलर की गिरा रहे हो, ऑरेंज की गिरा रहे हो, रेड की गिरा रहे हो, ब्लैक की गिरा रहे हो, ब्लू की गिरा रहे हो, इस पर निर्भर करता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड। ये निर्भर कर रहा है इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो कंफ्यूज ना होना। अगर आप में से कोई कंफ्यूज हो जाओ तो इस तरह से याद कर लो, E इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, पर यहां की एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी नहीं है। ये याद करने का तरीका है। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं, 50, 100, 200, वो डिपेंड कर रहा है कि तुम कितनी इंटेंसिटी की लाइट रेडिएशन फेंक रहे हो, कितनी फ्रीक्वेंसी की फेंक रहे हो, हार्डली मैटर्स। तो अगर यहां पे हम ग्राफ खेलें, ठीक है, ये दो प्यारे प्यारे ग्राफ अगर हम लोग यहां पर खेलते हैं, एक को हम बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो ये ग्राफ ऐसे होगा।
काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन याद रखना वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ग्राफ हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमको ग्राफ थोड़ा यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, जब तक आप न्यू नॉट के बराबर नहीं आ सकते। अब ये न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से डिनोट होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये दो कर्व्स, ये दो ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? एमिशन या इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन इट। वो, और जो आप मेटल सरफेस ले रहे हो वो एक ऐसा मेटल चुनो जिसकी आयनाइजेशन थेरेपी बहुत कम हो, ताकि कम से कम एनर्जी देने पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले। तो जो लोएस्ट आयनाइजेशन थेरेपी वाला मेटल है वो है हमारे पास सीजियम। फिर हर्ट्ज ने जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया तो उसने तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखे, जिसमें कि पहला ये है कि कोई भी इंसिडेंट लाइट रे गिरा दोगे और आप सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सके, यानी कि उस इंसिडेंट रेडिएशन के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, एक मिनिमम एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। और इसका कंसेप्ट अब आइंस्टीन समझाएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? दूसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि जब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे होंगे, भैया इनके पास वेलोसिटी है, इनके पास मास है, तो इनसे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी किस पे निर्भर करती है? ये काइनेटिक एनर्जी कितनी फ्रीक्वेंसी की आप लाइट रेडिएशन गिरा रहे हो उस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 100, 250, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करते। और ये दो ग्राफ्स क्लियर। अब बात आती है ये थ्रेशोल्ड वाली। ये थ्रेशोल्ड वाली बात को आइंस्टीन ने समझाया। आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा क्यों है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, या जो आप इंसिडेंट रेडिएशन डालते हैं उसके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? तो उसने क्या कहा, इसको जरा आप गौर से सुन लो, ठीक है? इसको आप बहुत इत्मीनान और गौर से सुनना। उसने ये कहा कि कोई भी मेटल जो होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है, शेल्स होती हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है। और पॉजिटिवली चार्ज है तो बट ऑब्वियस की बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होएगा ही। यहां पर इसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एक बाइंड करके रखा हुआ है न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को, बाइंडिंग एनर्जी। आपको इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। हर मेटल की अलग आयनाइजेशन थेरेपी होती है। क्या होता है? यही तो होता है कि आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी है ताकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सको आउटर मोस्ट शेल से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम यही कंसेप्ट तो यूज कर रहे हैं, बस नाम दूसरा दे दिया, दर्जा दूसरा दे दिया। बात तो वही कह रहा हूं मैं कि हमको इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है। जब मैं एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन डालूं तो उसके लिए मुझे इसके पॉजिटिवली चार्ज से नाता तोड़ना होगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होगा, इसके न्यूक्लियर चार्ज को हल्का करना पड़ेगा, इसकी बाइंडिंग फोर्स या बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ना होगा। यानी कि हर मेटल के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हर मेटल के पास होती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, या हम जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन को W0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज देयर, मतलब बाइंडिंग एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन सब एक ही बलाए हैं, सब एक ही चीज है। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? H/μ0। भाई जैसे E = H/nu होता है, एनर्जी ऑफ
इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। वैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एच न्यू नॉट, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद व्हाट? अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आप लिख के ला रहे हो। यानी कि अगर ये एक मेटल है और इस मेटल का वर्क फंक्शन 20 किलो जूल पर मोल है, तो तुम अगर 18 किलो जूल पर मोल डालोगे लाइट रे, तो क्या इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा? नहीं करेगा। नहीं समझे भाई? 20 किलो जूल पर मोल इस मेटल का वर्क फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी ही देनी है अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। यानी कि न्यूक्लियस ने इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी के हिसाब से। यानी कि ये इसका वर्क फंक्शन है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है। जब तक आप ये एनर्जी नहीं दोगे तब तक इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का नाता नहीं टूटेगा। अब तुम 18 दे रहे हो, 19 दे रहे हो, 15 दे रहे हो, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इसीलिए जब हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था तो पहला स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट वही लिखा था कि जो इंसिडेंट लाइट रे होती है उसके पास कुछ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक ऐसी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि ये इसके बाइंडिंग फोर्स को तोड़ सके, इसके पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के प्यार को तोड़ सके, है ना? और अगर मान लो तुमने 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी की ही लाइट रे इंसिडेंट कर दी तो क्या होगा? तो इन दोनों के बीच का नाता टूट जाएगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन स्पीड से बाहर निकलेगा? नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा सर कि इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर निकले? अरे 21 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दो, 25 दे दो, तो जो एक्स्ट्रा 5 किलो जूल पर मोल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? स्पीड से बाहर की तरफ निकालेगा। ये एक मेटल सरफेस है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए इन दोनों के बीच के नाता को तोड़ने के लिए। तुमने लाइट रे इंसिडेंट गिराई 15 की, कुछ काम नहीं हुआ। फिर तुमने गिराई 18 की, कुछ काम नहीं हुआ। फिर तुमने गिराई 20 की, आहा ये टूट गया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर सरफेस पे आ गया है, लेकिन अब तुम्हें इसको वेलोसिटी देनी है तो क्या करेंगे? 25 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देंगे। तो ये 5 किलो जूल पर मोल जो एक्स्ट्रा बची है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तेजी से, स्पीड से, तर 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 तर। तो यानी कि तुम जो ये इंसिडेंट लाइट रे गिराते हो जिसके पास की एनर्जी होती है वो दो काम करती है। एक तो वर्क फंक्शन से निपटती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से निपटती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से निपटती है, वो एनर्जी जो कि इन दोनों को तोड़ने के काम आती है। उस साथ में काइनेटिक एनर्जी भी प्रदान करती है। और ये फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उस पर यह फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E क्या है? E वो एनर्जी है जिसमें आप क्या कर रहे हो? लाइट रे ऊपर से गिरा रहे हो। E का मतलब क्या है? अरे वही यार hc बाय लेमडा या h न्यू। W नॉट क्या है? h न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अपने जहन में उतार लो इसको। बताओ बात क्लियर हुई? सब समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन द लाइव चैट, आई विल जस्ट रिस्पॉन्ड यू देन एंड देयर। सिंपल सी बात है, एक एनर्जी, एक लाइट रे आप गिरा रहे हो, उसके पास कुछ एनर्जी है, वो दो काम कर रही है। एक तो इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रही है, बाइंडिंग फोर्स को तोड़ रही है, वर्क फंक्शन को तोड़ रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को तोड़ रही है। यानी कि W नॉट प्लस उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में अगर सहायता दे रही है तो एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी कि उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, उस पर भी काम कर रही है। यानी कि जो लाइट रे गिर रही है उसकी औकात इन दो के बराबर है, W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर नीट और जेई के क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम का आया। So these are the two questions related to the photoelectric effect. Once it has came in JEE 2014 and next in JEE 2018.
क्या कह रहा है, इफ लेमडा नॉट एंड लेमडा नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेमडा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला इन ABCD में से कौन सा होगा? बहुत आसान है बच्चों, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या याद करवाया था अभी मैंने, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E का मतलब है SC बाय लेमडा या h न्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, SC बाय लेमडा नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। हमें वेलोसिटी चाहिए तो हाफ mv स्क्वायर को एक तरफ ले गए तो ये बचा hc लेमडा माइनस SC बाय लेमडा नॉट। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू SC कॉमन ले लिया, यहां पर एलसीएम आ जाएगा लेमडा लेमडा नॉट, यहां पर बचेगा लेमडा नॉट माइनस लेमडा। बोलो यहां तक क्लियर हुई बात? इस 2 को उठाकर यहां पटक दो तो 2SC बाय m आ जाएगा, m नीचे चला जाएगा, लेमडा नॉट माइनस लेमडा, लेमडा लेमडा नॉट। कुछ नहीं यार, सिंपल है, सिंपल, इधर से उधर किया मैंने। अब हमको वेलोसिटी चाहिए तो ये हो जाएगा पूरा इसके अंडर रूट में। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मैच कर रहा है? दिस इज ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हो JEE 2014 का क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, तो पहली लाइन ही समझ गए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो टर्म लिखा है कि एक मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल जो लगाया जा रहा है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगाया जा रहा है। यानी कि ये किस बात को संदेश दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है किसी मेटल सरफेस से तो उसके पास उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर उसी के इक्वल अगर तुम कोई पोटेंशियल लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी, वो 10 है। अब तुम 10 का ही पोटेंशियल लगा दो तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस तुमने लगाया वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया ना। उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन को रोक दे, उसकी वेलोसिटी को रोक दे। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है, इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। यही हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। यार काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ये रही होगी तभी तो उसके बराबर का स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने ये दिया होगा, है ना? सही है ना बात? अगर 10 की होती तो 10 का स्टॉपिंग पोटेंशियल होता, जितने की है उतने का ही पोटेंशियल दोगे ताकि वो स्टॉप हो जाए। व्हेन द रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर इज यूज्ड, ये क्या है, ये वो है जो हम ऊपर से गिराते हैं। लेमडा दिया है 250 नैनोमीटर और अब आपको निकालना क्या है, डब्ल्यू नॉट। आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू नॉट। ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अब आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, कितनी दी है, कितनी दी है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको डब्ल्यू नॉट निकालना है। ई कैसे पता चलेगा, SC बाय लेमडा से। तो E इज इक्वल टू SC बाय लेमडा, H का मतलब 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, C का मतलब 3 इंटू 10 टू पावर 8, लेमडा का मतलब 250 नैनोमीटर है तो 10 टू पावर माइनस 9। अच्छा, अब ये जो एनर्जी आएगी इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। अब एक चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, एक चीज जूल में दी है, तो नाइंसाफी है। तो ऐसा करो, इस एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। अभी मैंने लिखकर बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर देंगे। तो जब ये फैक्टर आपने यहां लिख दिया, यानी कि आपने इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको जब आप करोगे इसका आंसर आएगा 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इस एनर्जी को यहां पे रख दो, ये 4.96 है, ये ये 4.96 है, ये 0.5 है, तो W नॉट क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, W नॉट इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। E तुम्हारी 4.96 है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा 0.5 है, तो यानी कि 4.5। सी इज दी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, इसलिए मैंने पूरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभी मैंने बात करी थी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, तो स्पेक्ट्रम क्या है, एक पैटर्न को देखना है ना, जैसे बैंड ऑफ कलर्स को अगर आप कहीं पे देख रहे हो तो दैट इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन गैस को हमने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिया, जहां पे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहा था। उस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, बहुत ही लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, ताकि माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स के हम एग्जामिनेशन कर सकें। तो जब हाइड्रोजन गैस को उसके अंदर डिफ्यूज किया गया तो और एक कोने से जब लाइट डाली गई तो यह देखा गया कि हाइड्रोजन ने एक अलग तरीके का पैटर्न दिखाया, हाइड्रोजन गैस की वजह से एक अलग तरीके का स्पेक्ट्रम आया है, लाइनें 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 दिखाई दी, विच हैज बीन ग्रुप्ड इन सर्टेन रीजन्स, इसीलिए नाम दिया गया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो कहने हैं व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस enclosed in a discharge tube under low pressure and the emitted light is analyzed by a spectroscope, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ लाइट्स, प्रिज्म से पास होती हुई जो बैंड्स ऑफ लाइट हैं उस स्पेक्ट्रम की स्टडी कर सकते हैं। गूगल में भी सर्च मारो कि स्पेक्ट्रोस्कोप की शक्ल दिखाई दे जाएगी आपको। द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स, तो स्पेक्ट्रोस्कोप से जब एनालाइज किया गया तो the spectrum consists of a large number of lines which are grouped into different series. These series appears in different regions of light and named after their discoverers. मतलब कह रहा है कि जो स्पेक्ट्रम देखा गया उसमें इतने सारे जो रीजन्स बने थे, ये रीजन्स क्या है, एक साइंटिस्ट आया, उसने उसकी डिस्कवरी करी, उसके हिसाब से उसका नाम दे दिया गया, फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, इसने इसको पढ़ा, उसका नाम दे दिया गया, मतलब इज्जत देने के लिए, ऐसा ना लगे कि खाली पीली निकल गया वो। तो जैसे पहले सीरीज को एग्जामिन किया लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने, तो उसका नाम हो गया लाइमन सीरीज। दूसरा आया बाल्मर नाम का साइंटिस्ट, उसके हिसाब से इसको बाल्मर सीरीज कहा जाता है। फिर आया पैशन, फिर आया ब्रैकेट, फिर आया फुंड, पी जिसमें साइलेंट होता है, एंड लास्ट इज हमफ्री। ये अपने कोर्स में है नहीं। तो ये है आपका लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन गैस को कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाला, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया और हमने एक स्पेक्ट्रोस्कोप से यह देखा कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें एक अद्भुत चीज दिखाई दी, हमें लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई दिए, खूब सारी लाइनें दिखाई दी विच हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर इन अ स्पेसिफाइड स्पेसेस, और थोड़े थोड़े रीजन्स के बीच में है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है। फिर हर एक साइंटिस्ट इसको स्टडी करने आया, उसके हिसाब से उसका नाम दे दिया गया। जैसे ये सीरीज को लाइमन ने पढ़ा तो लाइमन सीरीज, फिर ये बाल्मर सीरीज, फिर ये पैशन सीरीज, फिर ये ब्रैकेट सीरीज एंड गोज ऑन। अब इसकी वेवलेंथ निकालने के लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया, रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया टू कैलकुलेट दी वेवलेंथ। वो क्या था, वेव नंबर जो कि रेसिप्रोकल होता है लैम्डा के, इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर। यहां पे Z क्या है, Z है यहां पे एटॉमिक नंबर, ये वेव नंबर होता है, ये लैम्डा होता है। RH क्या है, RH है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 109,678 पर सेंटीमीटर है। N1 N2 क्या है, N1 N2 है ट्रांजिशन स्टेट। N1 N2 क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। N1 स्टेट जो होती है और N2 स्टेट जो होती है, इसके बारे में चलो हम चर्चा करते हैं। देखो आप क्या करो, ये एक छोटा सा टेबल बना लो यार,
है ना। इसमें पहली सीरीज क्या है, लाइमैन, दूसरी सीरीज क्या है, बाल्मर, तीसरी सीरीज क्या है, पैशन, चौथी सीरीज क्या है, ब्रैकेट, पांचवी सीरीज क्या है, फुंड। यहां पर N1 की वैल्यू ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, ये 5 होगी। N1 की वैल्यू फिक्स है सीरीज के लिए, तो इसलिए आपको नाम भी सीक्वेंस वाइज ही याद करने हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपने इसको पैशन पुट कर दिया, फिर बाद में आपने ब्रैकेट पुट कर दिया, फिर बाद में आपने लाइमैन पुट कर दिया, नहीं। ये सीरीज का एक सीक्वेंस आपको इसी तरीके से याद करना है। उसके हिसाब से N1 की वैल्यू ये आपको याद रखनी है, 1 2 3 4 5। अगर मैं पूछूं N1 वैल्यू 3 किसकी होती है, कह देना पैशन की। अगर मैं बोलूं N1 वैल्यू 5 किसकी होती है, कह देना फुंड की। तो ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं। अब N2 की वैल्यूज कैसे होती हैं, क्योंकि देखो जब भी आपको वेवलेंथ निकालना होगा तो आपको N1 N2 की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो अब N2 वैल्यूज देखो बेटा कैसे निकलेंगी। N1 अगर लाइमैन का 1 है तो इसकी जो N2 होगी वो होगी 2, 3, 4, 5 एंड इट गोज टू इंफिनिटी। अब N1 की वैल्यू बाल्मर के लिए 2 है तो N2 की वैल्यू से एक ज्यादा, यानी कि 3, 4, 5, 6 एंड इट गोज टू इंफिनिटी। सिमिलरली ये 3 है तो ये होगी 4, 5, 6, 7, 8 एंड इट गोज टू इंफिनिटी। ये 5 है तो ये होगी 6, 7, 8, 9 इंफिनिटी। ये बीच वाली छूट गई क्या, 4 है तो 5, 6, 7, 8 इंफिनिटी। समझ गए, एक वैल्यू छोड़कर N2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब देखो इसमें क्या है कि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो बाल्मर सीरीज को बिलोंग करता है, उसकी आपको वेवलेंथ निकालनी है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बैठा है थर्ड लाइन में। अब ये थर्ड लाइन सुनकर आपका दिमाग ठनकेगा कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ने बोला कि वो बाल्मर सीरीज का है तो उसकी N1 की वैल्यू तो 2 हो गई, और उसने कहा उसकी थर्ड लाइन में है तो थर्ड लाइन आता है N2 से। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन। तो देखो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू RH की वैल्यू कांस्टेंट है, N1 की वैल्यू बाल्मर के लिए 2 है, थर्ड लाइन यानी कि N2 की वैल्यू 5 है, Z एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर की चर्चा कर लें, चूंकि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए यह काम हो रहा है, तो Z हाइड्रोजन अगर एटम होगा तो भैया 1 ही लेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हुई, अब ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का क्या मतलब है सर, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 हो। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे Li2+, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, जैसे He+ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। Li2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, He+ में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो ये होती है आपकी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। उसके लिए या हाइड्रोजन के लिए ही ये पूरा कार्यक्रम किया गया है। तो आपको Z हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर हाइड्रोजन दिया तो Z1 होगा, लिथियम दिया तो Z3 होगा, He दिया है तो Z2 होगा एंड गोज ऑन। तो मैं आपको जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि जो थर्ड लाइन में आपका इलेक्ट्रॉन बैठा है तो उसमें N2 की वैल्यू 5 रख देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अब अगर आपसे कहे कि अब एक और क्वेश्चन सुनो, जैसे आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पैशन सीरीज की सेकंड लाइन में है, तो पैशन सीरीज मतलब उसका N1 का वैल्यू 3 हो गया, और सेकंड लाइन का मतलब क्या है 1 लाइन सेकंड लाइन, मतलब इसकी दूसरी वैल्यू N2 की दूसरी वैल्यू सेकंड लाइन है, इसकी फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है, फोर्थ लाइन ये है, फिफ्थ लाइन ये है एंड इट गोज ऑन। फिर से सुनो, एक आपको वेवलेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रॉन आपका लाइमैन सीरीज में है, यानी कि N1 की वैल्यू 1 हो गई, और वो लिमिटिंग लाइन में है, लिमिटिंग लाइन। अब लिमिटिंग लाइन का मतलब इंफिनिटी, जब भी वर्ड आ जाए लिमिटिंग लाइन तो समझ जाना बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट द N2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर होती है बात, पक्का। अभी इस पर बेस्ड मैं PYQ क्वेश्चंस कराऊंगा विच हैज बीन आस्क्ड इन द JEE एंड NEET, बट फर्स्ट ऑफ ऑल you need to copy all this stuff. This formula is very important. This values for the Rydberg constant is very important. ये चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी तो कहीं नहीं पूछी जाएगी ये सब कुछ, लेकिन ये चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। आता है समझ में, पक्का, ठीक है।
एक चीज बच्चों और ऐड ऑन करना चाहूंगा यहां पे कि लाइमन सीरीज किस रीजन को बिलोंग करता है। तो लाइमन सीरीज बिलोंग करता है अल्ट्रा वायलेट। बाल्मर सीरीज किसको बिलोंग करता है? विजिबल। पैशन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये सारे के सारे इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड। जैसे फुंड अगर आ जाए तो ये फार इंफ्रारेड है। एम सेम गोस फॉर हम्फ्री, इसीलिए हम्फ्री को ज्यादा डिस्कवरी अभी हो नहीं पा रही। तो इसका क्वेश्चन अभी जेई मेंस 2020 में पूछा गया था, इतना लुल सा कि बाल्मर किस रीजन को बिलोंग करता है? विजिबल। टिक मारा, आंसर खत्म। चलिए अब इसके पीवाईक्यूज करते हैं। बच्चों कायदों से मेरी बात समझना। द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बाल्मर सीरीज लाइंस अपीयर इज, अभी मैंने थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये बात करी थी, तो ये जेई 2020 का क्वेश्चन है। मतलब अगर छोटा सा पॉइंट आपने ये स्किप कर दिया, बेसिक सा पॉइंट कि बाल्मर सीरीज तुम्हारा विजिबल रीजन को बिलोंग करता है, तो बेटा चिल्लू भर पानी में डुबकी लगाओ, और कुछ नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लाइमन बाल्मर सीरीज की बात करते हैं उसमें ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला कंसेप्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला कंसेप्ट, इसको अगर नहीं समझा तो बेटा तुमने क्या समझा? तुमने कुछ नहीं समझा। आओ समझाते हैं। 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा, n1 n2 में n2 जो होता है वो हमेशा n1 से बड़ा ही होगा, अभी देखा आपने टेबल में। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, और यहां पर क्या बनेगा? n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, यही बनेगा। बोलो 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 बोलो, कोई दम वाली बात नहीं बताई मैंने, है ना? तो यहां ऊपर क्या है? n2 माइनस n1। अच्छा यार, n2 माइनस n1 एक तरीके का ट्रांजिशन दिखा रहा है। n1 क्या है? ग्राउंड स्टेट, n2 क्या है? एक्साइटेड स्टेट। ये बात समझना आप। इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट पे अगर हम बात करें तो n1 क्या है? ग्राउंड स्टेट, और n2 क्या है? एक्साइटेड स्टेट। तो n2 माइनस n1 क्या हुआ? ट्रांजिशन दिखा रहा है। याद रखना, n2 माइनस, देखो n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये एक तरीके से क्या दिखला रहा है बेटा? ट्रांजिशन दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन का। बात बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सुनना। अब अगर मैं बात करूं तुमको कि मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, यानी कि लेमडा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेमडा बड़ा होना चाहिए, बड़ा। अगर लेमडा बड़ा होगा तो n2 माइनस n1 का होल स्क्वायर, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये चीज समझते हो ना? अगर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है, अगर b बड़ा होगा तो a छोटा होगा, अगर a बड़ा होगा तो b छोटा होगा। ये चीज समझते हो ना यार? तो यहां से 1 बाय वेवलेंथ, ये RH क्या? कांस्टेंट। 1 बाय वेवलेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर के। बात को बड़े ध्यान से समझना। अब अगर मुझे वेवलेंथ बड़ी चाहिए, यानी कि n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर का जो ये डिफरेंस है ये मुझे छोटा चाहिए होगा ना, है ना? और उसी तरीके से अगर मुझे वेवलेंथ छोटी चाहिए तो n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो मुझे बड़ा चाहिए होगा। बात समझ में आती है? ओके, बस इतनी छोटी सी बात आपको यहां पे अप्लाई करनी है। कह रहा था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज। तो पहले बेटा फॉर्मूला छापो, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चूंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो 1 का स्क्वायर। RH की जगह भी फिलहाल हम RH ही रखते हैं, और इसकी जो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो लेमडा 1 है। लेमडा की जगह क्या लिख देंगे हम? लेमडा 1। अब सुनो, अगर तुम्हें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो n2 माइनस n1 का डिफरेंस बहुत बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। अब वो कब पॉसिबल है? वो कब पॉसिबल है भाई? देखो सर, आपने भी हमको ये सिखाया कि n1 तो कांस्टेंट रहता है, तो लाइमन सीरीज में n1 देखो कहां है? टेबल उठाकर देखो, n1 है 1 माइनस n2। अब तुम n2 सबसे बड़ा क्या सोच सकते हो? लाइमन सीरीज में लास्ट क्या है? n2 की वैल्यू क्या है? लास्ट इन्फिनिटी, है ना?
तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, और बाहर भी 1 है, यानी कि 1/λ1 इज इक्वल टू RH। भाई 1/1 है और -1/इन्फिनिटी 0 है। ये इक्वेशन समझ में आई बच्चों? पहले बताओ हाँ कि ना। ये इक्वेशन आप सबको समझ में आती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में अभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला पोर्शन मैंने करवाया है। एक बार फिर से समझा दूं। हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, जो भी मैंने आपको लिखकर दिखाया था। उसमें RH एक कांस्टेंट वैल्यू, उसको मैंने RH ही लिखा रहने दिया। n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर में n1 n2 की वैल्यू पर दम होती है ना कि कैसे क्या सेलेक्ट करें। तो बेटा लाइमन सीरीज है तो आंख बंद करके n1 तो मैंने 1 पुट कर दिया। अब n2 पर लोचा आ रहा है, तो n2 पर लोचा आ रहा है। एक छोटी बात या तो रट लो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू लॉन्गेस्ट होगी, हाईएस्ट होगी, और हाईएस्ट हमेशा लैम्डा होती है। ओ इन्फिनिटी होती है, लैम्डा कह रहा हूं, हाईएस्ट हमेशा इन्फिनिटी होती है, तो तुमने इन्फिनिटी रख दिया। अब कंसेप्चुअली सोच रहे हैं तो यहां पर देखो कि जो 1/λ है वो n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यार। फॉर्मूला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर तुम्हें छोटी वेवलेंथ चाहिए तो इसका डिफरेंस बड़ा चाहिए होगा। तो तुमको यहां पे छोटी वेवलेंथ चाहिए थी, छोटी वेवलेंथ λ1 है तो लैम्डा की जगह λ1 कर दिया। तो यहां पर हमने n2 इन्फिनिटी रखा। अब तो बात क्लियर होगी और अगर अभी भी नहीं हो रही हो तो बेटा अपने सर को दीवार से फोड़ लो। नेक्स्ट, अब हमको कह रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है बाल्मर सीरीज में। अभी लोचा खत्म नहीं हुआ, आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए बाल्मर सीरीज में। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे आएगी? जब हमें n2 छोटा लेना होगा, अपोजिट है ना। तो देखो ये 1/λ, RH की जगह RH ही पुट रहने दो। बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है? बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है? चेक करो फटाफट, 2। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस n2, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो डिफरेंस छोटा चाहिए होगा। तो n2 की सबसे पहली वैल्यू बाल्मर सीरीज में n2 की सबसे पहली वैल्यू क्या है? 3 है ना। अब इससे छोटा नंबर क्या ही लोगे, क्योंकि n1 तो 2 है तो n2 को तो 3 होना ही पड़ेगा, क्योंकि n2 n1 से बड़ा रहता है। अब अगर n1 ही तुम्हारा 2 है बच्चे, तो n2 सबसे मिनिमम क्या होगा? 3। 2.5 2.8 ना ले लेना, इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो n1 अगर 2 है तो n2 सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? 3 होगा। और z का स्क्वायर, अब देखो बेटा हीलियम की बात हो रही है तो यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे। z का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 1/λ, RH की वैल्यू यहां से क्या निकाली थी? 1/λ1। अब मैं ये क्यों पुट कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यहां कहीं पे RH नहीं दिख रहा हूं, मुझे λ1 दिखाई दे रहा है, यानी कि मुझे इसके आंसर को इससे कंपेयर करना है। इसलिए RH की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पटक दी एंड इट कम्स आउट टू बी 1/λ1। और यहां पर 1/4 माइनस 1/9 और ये 4, 9 4 जा 36, 9 माइनस 4 4, ये 4 9 जा से गया। 1/λ इज इक्वल टू 1/λ1, यहां पर बचा 5/9। ओ माय गॉड। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आया है भाई? 5λ इज इक्वल टू 9λ1। लैम्डा इज इक्वल टू 9/5λ1। है कोई ऑप्शन? सी, 9/5λ1। तो ये जबरदस्त क्वेश्चन था JEE 2020 का। जबरदस्त क्या, मैं सीधी सीधी बात बताऊं तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कंसेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए भाई देखो n1 की वैल्यूज तो फिक्स है, उसकी तुम्हें कोई लोचा नहीं करना। n2 की वैल्यू पे आओ तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा तो n2 तुम्हें हाईएस्ट चाहिए। हाईएस्ट मतलब हमेशा इंफिनिटी ही होगा, चाहे किसी के लिए भी हो। और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो n2 हमेशा शॉर्टेस्ट चाहिए। तो अब n2 कैसे डिसाइड करोगे? आए तो जैसे बाल्मर है तो उसका n1 अगर 2 है तो n2 क्या होगा? 3 होगा। अगर मान लो पैशन लिखा होता, चलो मान लो सर यहां पे आप पैशन सीरीज कर दीजिए, तो पैशन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालोगे? पैशन सीरीज यानी कि लीमैन बाल्मर पैशन, n1 तो 3 होगा तो n2 क्या होगा? 4। अरे वाह, वेरी गुड बेटा। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो फिर से ये वर्ड आपको टकराया है, JEE 2019 में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फिर से बात आई है। ऑफ 2 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फाउंड टू बी अबाउट 9। 2 शॉर्ट वेवलेंथ का रेशियो लिया गया है, 2 शॉर्ट वेवलेंथ का रेशियो लिया गया है और वो 9 आ रहा है। तो कह रहा है वो कौन से रीजन्स को बिलोंग कर सकती हैं। अब देखो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिया है तो बट ऑब्वियस की बात है, चाहे तुम कोई भी रीजन लो उसमें n2 इंफिनिटी होगा। अभी समझा कर आ रहा हूं ये बात।
अब अगर n2 इंफिनिटी है और रेशियो 9 है तो रेशियो 9 कैसे आ सकता है? जब एक का n1 1 हो, अब दूसरे का n1 3 हो। जब n1 1 होता है तो उसको क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज। जब n1 3 होता है तो उसको क्या कहते हैं? पैशन। तो लो बेटा आंसर आ गया, सीधी सीधी बात, बिना कुछ सॉल्व किए, लाइमन एंड पैशन। अब चाहो तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 बाय 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये किसके लिए हो गया? ये लाइमन के लिए हो गया। फिर ये पैशन के लिए आर एच 1 बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी। अब 1 बाय इंफिनिटी तो ये 0 हो गया, आर एच से आर एच कैंसिल हो गया, तो ये लेमडा बी और लेमडा एल नीचे आएगा तो 9 ऑप्शन आएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2019 का। द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। मतलब एक मस्कुलर पेन को अगर हम ऐसे, आप कभी फिजियोथेरेपी कराने जाओ तो उसमें ये चीज़ होती है, कहीं पे नस चढ़ जाती है, स्पोर्ट्समैन के साथ काफ़ी ऐसा कुछ होता है, तो फिजियोथेरेपी में जाओ तो बिल्कुल यही ट्रीटमेंट दिया जाता है। और उस ट्रीटमेंट के दौरान कह रहा है कि जो आपको वेवलेंथ सेट करनी है वो 900 नैनोमीटर है। तो कह रहा है विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज सुटेबल फॉर दिस पर्पस। पैशन ऑप्शन है, फिर एक और पैशन है, फिर एक बाल्मर है, फिर एक लाइमन है। अब सुनो, आपकी जो वेवलेंथ है वो 900 नैनोमीटर है और आर एच यहां पे आपको 109678 नहीं लेना है, क्वेश्चन में दिया है 10⁵ लेना है। तो हमें यहां पे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। जैसे पहले ऑप्शन में चेक करो, फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 10⁵ 1 बाय n1, पैशन के लिए n1 कितना होता है? 3 का होल स्क्वायर माइनस ये इंफिनिटी से 3 जा रहा है, यानी कि ये n2 की वैल्यू है, ये n1 की वैल्यू है। n2 वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, तो ये 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 10⁵ 1 बाय 9। आई सपोज दिस इज द आंसर। क्यों? क्योंकि 9 इज इक्वल टू लैम्डा 10⁵ आएगा। अब ये 9 कौन सा था? 999 सॉरी 900 है, नहीं 900 नैनोमीटर लाना है। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है, क्योंकि आर एच की वैल्यू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया था। अब 900 अगर लाना है तो यहीं से आएगा। कैसे आएगा? इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अगर आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दो। -5 -7 हो गया, -7 और 10⁹ यानी कि 900 नैनोमीटर। मतलब हमने एक तरीके से प्रूफ किया है, हमने ऑप्शन से क्वेश्चन को लाने की कोशिश करी है ना। कभी कभार जेईई में, नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके ऑप्शंस की बदौलत आपको चेक करना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन में ये चीज सुटेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आई होप दिस मेक सेंस कि ये 9 इधर गया, 10⁵ लैम्डा इधर आ गया, लैम्डा की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁵ आ गई, लेकिन सेंटीमीटर में आई। अब सेंटीमीटर से तुमको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻² आ गया। 10⁻² के बाद अगर हमको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, पक्का सारी बातें यहाँ पे क्लियर होती है, समझ में आती है। और आज हम लोग यहाँ पर अपना पार्ट 1 समाप्त करते हैं। अब पार्ट 2 से पहले आप ये याद रखो कि आपको ये बताना है कि ये मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगा है कि जो मैं वो लैपटॉप से आपको स्लाइड से थ्रू, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू या डिजिटल बोर्ड के थ्रू लैपटॉप में पढ़ाता हूँ, वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो पार्ट 2 को मैं उसी के हिसाब से लॉन्च करूँगा। ठीक है, बात और पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊँगा बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और फिर हम लोग बात करेंगे डी ब्रॉगली, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटम नंबर्स। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर। बाय, सागर वर्जातिया।